नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 43वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 356 के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 356 आपको समझना चाहिए कि यह आपातकाल के प्रावधानों के अंतर्गत आता है और हमारे आपातकाल के जो प्रावधान हैं वह भाग 18 में दिए गए हैं। संविधान के भाग 18 में 352 से लेकर 360 तक आपातकाल की बात की जाती है, जो कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में बहुत विस्तृत तरीके से इसकी बात की। आज के व्याख्यान में हम अनुच्छेद 356 से संबंधित प्रावधानों को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि राज्य व केंद्र के बीच संबंधों की बात करता है। 356 का अर्थ होता है किसी राज्य में आपातकाल को लगाया जाना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के जो प्रावधान हैं वह 356 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 356 को से संबंधित जो भी जानकारी है उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है, और जो भी जानकारी परीक्षा में पूछ ली जाती है आपके एग्जाम्स के लिए आवश्यक है, और जिससे आपका जो उत्तर है, उत्तर लेखन की प्रक्रिया में आपका जो उत्तर होता है वह प्रभावी हो सकता है, उस प्रकार के विचारों को हमने इसमें इनपुट किया हुआ है। और आप सारे ही जो भी व्याख्यान के जो भी टॉपिक हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, और जहां आपको लगता है कि यह चीज़ बहुत ही आवश्यक है और आपको याद रखनी चाहिए और याद नहीं हो रही तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। अनुच्छेद 356 में हम देखें तो इसके संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बोला गया कि संविधान सभा में जब यह अनुच्छेद पेश किया गया, जब इसको रखने की बात की गई तो तब इन्होंने इसे मृत अनुच्छेद या डेड लेटर कहा था। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने इसलिए इसको डेड लेटर या मृत अनुच्छेद कहा क्योंकि यह इस प्रकार का अनुच्छेद था जिस प्रकार के सौहार्द से हमारे देश में संविधान में संघवाद की बात की जा रही थी, राज्य व केंद्र को एक साथ लेकर चलने की बात की जा रही थी, और मैक्सिमम यहाँ से हम देखें कि एक ही पार्टी की सरकार इस समय पर निकल कर आई थी जो कि कांग्रेस की हुआ करती थी। तो इस प्रकार के सौहार्द के वातावरण में कहा गया कि इस प्रकार का अनुच्छेद जो कि केंद्र राज्य के संबंध में डिस्प्यूट पैदा करने की बात करता है, इसको कभी प्रयोग ही नहीं किया जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि हर एक चीज़ के प्रावधान रखने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था, अतः इसको भी इसी समय पर रख दिया गया कि खुदा ना खास्ता भविष्य में इस प्रकार की समस्या आए तो इसका निवारण इस अनुच्छेद के द्वारा किया जा सकता है। और इसके अलावा हम देखें इसको जो कहा गया था कि 356 आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, सरकार द्वारा इसे वेपन बना लिया गया, अपना हथियार बना लिया गया और इसका यूज़ किया गया। तो इस प्रकार से आपको बातों को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से यह महत्वपूर्ण है, और हमें यह समझना चाहिए कि इससे संबंधित जो भी प्रावधान हैं वह किस प्रकार से रखे गए हैं। तो चर्चा करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि यह जो अनुच्छेद है सबसे बड़ा हथियार बना, बार बार इसका प्रयोग किया गया, जो कि आपातकाल का एक आर्टिकल है, जो कि हम देख सकते हैं राज्य पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। आपातकाल के प्रावधान संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिए गए हैं। यह भी आपके जो दैनिक प्रश्न होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से बन जाते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। राष्ट्रपति शासन यानी इसको गवर्नर शासन भी कहा जाता है। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो केंद्र का नुमाइंदा होता है या गवर्नर का कार्य राज्य में जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्य राज्य में गवर्नर द्वारा किया जाता है, तो इसे राष्ट्रपति नाम से भी जाना जाता है। और गवर्नर शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी पावर्स हैं वह गवर्नर के पास चली जाती हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल की जब हम बात करते हैं जो कि संपूर्ण देश में लगाया जाता है, तो पावर्स किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। चूँकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संघवाद के ढांचे की यहाँ पर बात की जाती है और गवर्नर को केंद्र का नुमाइंदा माना जाता है, यानी इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति का रूल होता है। ऐसी परिस्थितियों में यह लगाया जाता है जब राज्य में राजनीतिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त हो जाती है, यानी राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो स्थायी सरकार यहाँ पर बनी हुई है वह अपनी प्रेजेंस खो देती है या अब उसके पास बहुमत नहीं रहता, तो वह सरकार
वहाँ से गिर जाती है और यहाँ पर आपातकाल लगाकर राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। इस समय पर राज्य की जिम्मेदारी राज्यपाल के पास होती है, जो कि केंद्र का नुमाइंदा होता है। आगे समझते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य को केंद्र के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए। यहाँ पर संघवाद की हो रही है बात, तो संघवाद में यह जो प्रावधान दिए गए हैं कि केंद्र व राज्य को तालमेल बनाकर रखना चाहिए। यदि राज्यों से केंद्र के लिए विरोध निकल कर आता है, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या बात हुई कि जैसे ही राज्य की सरकार अपनी प्रेजेंस खो देती है, अपना बहुमत खो देती है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर हम समझने का प्रयास करें, यदि राज्य में जो स्थायी सरकार चल रही है, भले ही वह अपनी बहुमत को ना खोती हो, लेकिन वह इस प्रकार के कार्य करती है कि केंद्र के विरोध में चली जाती है, विपक्ष में कार्य करती है, और ऐसे कार्यों से केंद्र सरकार की जो संघवाद की नीति है उसको ठेस पहुंचती है। तो इस स्थिति में भी आपातकाल को लगा दिया जाता है। तो आपने इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझा होगा। राज्य में जब संवैधानिक तरीके से प्रशासन नहीं चलता तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है, यानी जब यह संविधान से बाहर जाने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं जो संवैधानिक हिसाब से सही नहीं है, तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। आगे देख सकते हैं। और एक बात और आपको याद रखनी चाहिए, अब संवैधानिक तरीकों से, यानी संवैधानिक तरीकों से सरकार नहीं चल रही है और आपातकाल लगाया जाता है, इसी के कारण इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। अब 3 नाम निकल कर आए, संवैधानिक आपातकाल, राज्य आपातकाल और गवर्नर शासन। इसे राष्ट्रपति शासन भी इनडायरेक्टली रूप से कहा जाता है। तो 3 बातों को हमने यहाँ पर समझा कि 3 प्रकार के इसके नाम लिए जाते हैं। यदि आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के प्रावधान किस प्रकार से, प्रावधान जो हमारे जो संविधान है उसमें दिए गए हैं, इनको यहाँ पर हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए अनुच्छेद 356 में प्रावधान दिए गए हैं। यह राज्य में 2 प्रकार से लागू किया जाता है, यानी 2 ऐसी कंडीशंस होती हैं, यदि वह फुलफिल हो जाती हैं तो यहाँ पर 356 के अनुसार आपातकाल लगा दिया जाता है। तो पहली स्थिति के बारे में हम यहाँ पर समझें। यदि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था है, जो संविधान के हिसाब से जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिस हिसाब से केंद्र व राज्य को चलना चाहिए, उस हिसाब से राज्य नहीं चलता है, यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं, तो वहाँ के राज्यपाल द्वारा सूचना देने के बाद वहाँ पर आपातकाल लगा दिया जाता है। राज्य में संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं चल रही, इसकी जानकारी राष्ट्रपति को कौन देगा, राज्यपाल देगा, और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी। अब दूसरी बात यहाँ पर हमें समझना चाहिए, अनुच्छेद 356 जो बात करता है, यानी 365 जो बात करता है, 356 के अनुसार हमने यह देखा कि संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर आपातकाल को इम्पोज कर दिया जाता है। अब 365 आर्टिकल क्या कहता है, यदि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की अवमानना की जाती है, यानी बातों को माना नहीं जाते, जिस प्रकार के इंस्ट्रक्शन केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं उनको राज्य द्वारा माना नहीं जाता, तो इस स्थिति में भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, जो कि 365 आर्टिकल कहता है। आगे देखते हैं। संवैधानिक स्वीकार्यता, यानी संविधान से इसको किस प्रकार स्वीकार्यता मिलती है कि किस प्रकार से आपातकाल को यहाँ पर लगाना है। तो संवैधानिक स्वीकार्यता की बात करें तो संसद के दोनों सदनों से 2 माह की समय सीमा में इसे पास कराना होता है। यानी हम देख सकते हैं जैसे ही आपातकाल इम्पोज किया जाता है तो इसको सही ठहराने के लिए एक समय सीमा दी जाती है, और दोनों उच्च सदन एवं निम्न सदन, उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है, निम्न सदन जिसे लोकसभा कहा जाता है, दोनों सदनों से इसके 2 माह के अंदर इसे पास कराना चाहिए। यदि लोकसभा भंग हो जाती है, अब ऐसी भी स्थिति आती है कि लोकसभा भंग हो जाती है, तो जब तक नई लोकसभा बनती है और लोकसभा के गठन के 30 दिन के अंदर इसे स्वीकार्यता देनी होती है, और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह कभी समाप्त नहीं होता। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि राज्यसभा तो हमेशा प्रेजेंट रहती ही है।
यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। यानी दोनों जो सदन होते हैं उनसे स्वीकार्यता मिलने के बाद 6 माह तक के लिए आपातकाल लगा दिया जाता है। और एक्सटेंड करने की बात कहें तो इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने के अंदर इसको दोनों सदनों को बुलाया जाएगा और समझा जाएगा कि किस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर मौजूद है, स्थितियां सुधरी हैं तो उसको हटा दिया जाएगा। यदि स्थितियां वैसे ही हैं, यहाँ से विरोध वैसे ही निकल कर आ रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था को उसी प्रकार भंग किया जा रहा है, तो यहाँ से संसद द्वारा इसको आगे बढ़ाने की स्वीकार्यता दे दी जाएगी और इसे लगातार 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य आपातकाल को लगाने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि 50% से एक अधिक की आवश्यकता यहाँ पर होती है, जो कि सामान्य बहुमत कहलाता है। अब देख सकते हैं 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें कौन से प्रावधान जोड़े गए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि इसे 1 वर्ष तक लगाया जाता है। यहाँ पर जो हमने 3 वर्ष की बात की, तो यहाँ पर 1 वर्ष तक इसे लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है, यानी राष्ट्र में इस प्रकार की समस्या और बृहद स्थिति में आ जाती है, तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। यदि चुनाव आयोग द्वारा शिकायत की जाती है तो चुनाव ठीक तरीके से नहीं कराए जा रहे हैं, तो इस स्थिति में भी आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। हम देखते हैं कि जैसे ही चुनाव होता है तो यहाँ पर आदर्श आचार संहिता लगा दी जाती है, धारा 144 भी लगा दी जाती है। और हम देख सकते हैं कि चुनाव कराना एक बहुत ही अच्छा कार्य होता है, बहुत ही सरकार का बहुत ही प्रमुख कार्य है। यदि इस प्रकार के कार्य में कोई भी राज्य सरकार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास करती है, तो यहाँ पर तुरंत ही आपातकाल लगा दिया जाता है और इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और शिकायत किसके द्वारा की जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा। अब हटाए जाने के प्रावधानों में हम देखें तो यह जो राष्ट्रपति शासन होता है, इससे राष्ट्रपति की सहमति यानी घोषणा के अनुसार आसानी से हटाया जा सकता है। अब हम देखें राष्ट्रपति शासन के राज्य पर प्रभाव, यानी जब राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगता है तो राज्य पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। राज्य की शक्तियाँ केंद्र के समक्ष कर दी जाती हैं, यानी जो भी राज्य की शक्तियाँ होती हैं, संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं, राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं, वह केंद्र के समक्ष चली जाती हैं। विधायी शक्तियों को केंद्र या संसद के समक्ष रखा जाता है, यानी जो विधायी शक्तियाँ होती हैं, जिस प्रकार हम कानून बनाने की शक्ति कहते हैं, जो बिल होता है उसे पास कराया जाता है, उसके बाद कानून बनाए जाते हैं, तो ये इस प्रकार की शक्तियाँ भी कहाँ पर चली जाती हैं? केंद्र के समक्ष चली जाती हैं। राष्ट्रपति को राज्य की सभी शक्तियाँ दे दी जाती हैं। अब हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास राज्य की सभी शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों को पद से हटा दिया जाता है। जब राज्य में सरकार ही नहीं बचेगी तो कैबिनेट मंत्रियों का क्या काम। और इस प्रकार हम देख सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालय होते हैं, राज्य से रिलेटिव हो या केंद्र से रिलेटिव हो, वह कैबिनेट मंत्रियों के पास हुआ करते हैं, तो कैबिनेट मंत्रियों को पद से यहाँ पर हटा दिया जाता है। राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को सलाह दी जाती है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यपालिका पिक्चर में आ जाती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं IAS होते हैं और भी अधिकारी होते हैं जो कि राज्यपाल को सलाह देने का कार्य करते हैं और राज्यपाल द्वारा इन्हीं के माध्यम से आपातकाल को आगे बढ़ाया जाता है। राज्य में बिल तथा बजट संसद द्वारा पेश किए जाते हैं, यानी यदि किसी राज्य का बिल लेकर आना है और उस पर कानून बनाए जाने की प्रक्रिया करनी है और बजट पेश करने जैसी स्थिति, तो वह संसद द्वारा कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। आपातकाल का राज्य के न्यायालय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम न्यायालय की बात करें तो न्यायालय का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न्यायालय की प्रक्रिया जिस प्रकार चली आ रही है उसी प्रकार चलती है। यहाँ पर केसों की सुनवाई जिस प्रकार होती आ रही है उसी प्रकार होगी, लेकिन हम देख सकते हैं कि लोगों की आवाजाही पर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि न्यायालय पर इसका किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि इसके स्थिति में न्यायालय बंद कर दिए जाएंगे या कुछ भी, तो इस प्रकार के कार्य नहीं होते। अनुच्छेद 356 का प्रयोग हम देख सकें तो कब इसका प्रयोग किया गया और इसके रिजल्ट क्या क्या निकल कर आए, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। अब तक लगभग 100 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि BR अम्बेडकर द्वारा
क्या बोला गया था कि इसको कभी यूज़ नहीं किया जाएगा, इसे डेड लेटर कहा गया था। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसका प्रयोग 100 बार से ज़्यादा अब तक किया जा चुका है। और इसका मतलब सीधा क्या होता है कि किसी राज्य पर प्रतिबंध लगा देना, वहाँ की सरकार की शक्ति को छीन लेना। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र में जो सरकार होती है वह अपने हिसाब से कार्य करवाने का प्रयास करती है। और जैसे ही हम यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई राज्य सरकार अपने पैर अधिक फैलाती है या इस प्रकार के कार्य करती है जो केंद्र सरकार से विपक्ष में होते हैं, तो यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। कई बार इसे सामान्य कारणों से भी लगाया जाता है। हम देख सकते हैं कई बार चेहरा देखकर भी या पार्टी देखकर भी इसको लगा दिया गया। यदि केंद्र में अन्य सरकार है और राज्य में कोई दूसरी सरकार है तो अपने हितों को लेकर भी कई बार आपातकाल की घोषणा की गई। चूँकि हम देख सकते हैं इसमें जो रीजन बताए जाते हैं वह अपने हिसाब से सही होते हैं, उसको लीगल ठहराया जाता है। लेकिन जो बातें हैं वह सबके सामने खुली होती हैं, वह लोगों को आसानी से समझ में आती हैं कि इसे क्यों लगाया जा रहा है। सामान्यतः ऐसे राजनीतिक कारणों से भी लगाया जाता है। सर्वप्रथम आपातकाल की घोषणा 1951 में पंजाब में की गई थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1950 में जब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर संविधान को लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान स्वीकार किया गया, तो हम देख सकते हैं कि जब तक यही बात चली आ रही थी कि यह डेड लेटर है या इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन एक वर्ष में ही इसका प्रयोग कर दिया गया और पंजाब में इसका प्रयोग करते हुए यहाँ पर लगाया गया। और हम देख सकते हैं कि जो कि पूर्वजों द्वारा जो भी यहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा था, तो वही गलतियाँ आगे भी दोहराई गई। 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार हुआ करती थी और उन्हीं की पुत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसका भरपूर प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल 1977 में हटाए जाने के बाद हम देख सकते हैं कि जो 1975 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी जी की जो सरकार हुआ करती थी, इस समय पर पुरजोर तरीके से आपातकाल को लगाया गया। 2-3 साल तक लगातार आपातकाल की स्थिति बनी रही। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें अन्य पार्टियां भी उभर कर आई। हम देख सकते हैं कि जेपी नारायण द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया जिसे जेपी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की छवि यहाँ से उभर कर आती है और यहाँ पर जनता दल की सरकार निकल कर आती है। और जनता दल की सरकार जैसे ही 1977 में बनकर आती है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2 साल से आपातकाल की बात की जा रही थी, ऐसे नेताओं को प्रतिबंधित कर दिया जा रहा था और ऐसे नेता जो कि कांग्रेस के विपक्ष में आ चुके थे, तो उनके द्वारा जनता दल की सरकार बनाई जाती है और जनता दल की सरकार से मोरारजी भाई देसाई यहाँ पर प्रधानमंत्री बन के आते हैं। और हम देख सकते हैं कि 9 राज्यों से कांग्रेस जीत कर आई थी, बाकी राज्यों में किसकी सरकार हुआ करती थी? जनता दल की सरकार हुआ करती थी। और जनता दल की सरकार द्वारा हम देख सकते हैं कि जो 9 राज्य कांग्रेस की हुआ करते थे, इन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए 9 राज्यों में सीधे तौर पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। जो कांग्रेस राज्य हुआ करते थे उन पर आपातकाल इम्पोज कर दिया गया। अब 1980 की बात देखें तो 1980 में जब कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आई, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा समझा गया कि चलो ठीक है, आपकी सरकार आती है तो यहाँ पर जहाँ पर भी कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, तो यहाँ पर आपातकाल लगाया जाता था। और 1980 में जब फिर से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, तो फिर से आपातकाल की घोषणा कर दी गई। अब थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 356 को मृत अनुच्छेद कहा गया था, यानी डेड लेटर यहाँ पर कहा गया था, और इसका प्रयोग कभी नहीं होगा, इस प्रकार की बातें की गई थी। लेकिन इसका प्रयोग मुख्य हथियार के रूप में किया गया और वर्तमान में भी केंद्र सरकार इसका प्रयोग करती है। न्यायिक समीक्षा की बात करें कि न्यायिक समीक्षा किस प्रकार से की जाती है, तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपातकाल में न्यायिक समीक्षा को लेकर डिस्प्यूट रहे हैं। जब 38वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी की सरकार द्वारा 1975 में किया गया, तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायालय से छीन लिया गया था। यानी जब हम आपातकाल की घोषणा करेंगे तो न्यायालय इसमें कुछ नहीं बोलेगा और न्यायालय को इससे दूर कर दिया गया था। तो हम देख सकते हैं कि 38वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल के प्रावधान से
जो या न्यायिक समीक्षा के प्रावधान को हटा दिया गया था। यहाँ से आपको जो संविधान संशोधन है वह भी याद हो रहे हैं और मुख्य मुख्य जो आर्टिकल हैं वह भी आपके आते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका जो यह व्याख्यान है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 1975 में 38वें संविधान संशोधन के तहत जो न्यायिक समीक्षा की पावर थी उसको छीन लिया गया था। अब हम देख सकते हैं कि 1978 में जब जनता दल की सरकार आती है तो 44वां संविधान संशोधन किया जाता है और आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि 44वां संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन की गलतियों को सुधारने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 42वें संविधान के संशोधन की गलतियों को तो सुधारा ही, 38वें संविधान संशोधन द्वारा जो न्यायिक समीक्षा की पावर को छीन लिया गया था तो उस पावर के लिए फिर से न्यायालय को वापस कर दिया जाता है और कोर्ट को पुनः इस प्रकार की शक्ति प्रदान हो जाती है कि वह आपातकाल के विषय में न्यायिक समीक्षा कर सकती है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी आर्टिकल जो संवैधानिक हिसाब से सही नहीं होता वह कोर्ट द्वारा हटा दिया जाता है। यह कहलाती है न्यायिक समीक्षा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 38वें संविधान संशोधन द्वारा कोर्ट इसे नल एंड वॉइड यानी निरस्त घोषित नहीं कर सकता था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे निरस्त करने की शक्ति यहाँ पर मिल चुकी थी। यानी अब किसी भी प्रकार का ऐसा प्रावधान बनाया जाता है, ऐसी चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती है। चूँकि हम देख सकते हैं कि आपातकाल को किसी राज्य में इम्प्लीमेंट करना भी एक प्रावधान है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसे दोनों राज्यों से केंद्र सरकार व राज्य सरकार जो लोकसभा व राज्यसभा से यहाँ इसको पास कराना होता है और एक कानून बनाना होता है। और किसी भी कानून का न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार किसके पास होता है? कोर्ट के पास होता है। और जैसे ही यह यहाँ पर कानून बनाया जाता तो कोर्ट इसे असंवैधानिक करार देकर इसको नल एंड वॉइड यानी निरस्त घोषित कर देता। और 38वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी पावर छीन ली गई थी और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पुनः इस प्रकार की पावर दे दी गई। एक प्रावधान जिसमें कहा जाता है यदि राष्ट्रपति राज्य की स्थिति से सहमत नहीं है तो राज्य में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इस टर्म्स को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पर आप समझिए कि एक प्रावधान इस प्रकार का है जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति राज्य की स्थिति से यदि सहमत नहीं है तो वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यहाँ पर हम बात देख रहे हैं कि सहमत नहीं है। अब यह कौन से पैरामीटर पर सहमत नहीं है इसकी बात कहीं पर भी ना लिखी गई है और ना इसको कहा गया है। राष्ट्रपति द्वारा सीधा बोल दिया जाएगा कि मैं इस राज्य की स्थिति से सहमत नहीं हूँ और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर आपातकाल लगा दिया जाएगा। अब इसको पूछने वाला कौन है? तो यह पावर भी कोर्ट को दे दी गई थी। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति के सहमत होने की जांच भी यहाँ पर की जा सकती है कि कोर्ट द्वारा पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जिनसे आप सहमत नहीं हैं और यहाँ पर आपातकाल लगाना चाहते हैं। और कारण अगर सही बता देते हैं तो यह आपातकाल आगे इम्पोज कर जाता है और ऐसा कारण बताया जाता है जिससे न्यायपालिका सेटिस्फाइज नहीं होती है तो उसको वही नल एंड वॉइड यानी निरस्त घोषित कर सकती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोर्ट को 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस प्रकार की पावर दी गई। एक तो जब यहाँ पर कानून बन के आता है उसको निरस्त करने की पावर हो गई थी और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि सहमति यदि दे भी दी जाती है, राष्ट्रपति द्वारा इसको सहमति दे भी जाती है तो यहाँ इस चीज़ की समीक्षा भी कोर्ट को करने की पावर्स मिल चुकी थी। वह यह भी पूछ सकते हैं कि किन पैरामीटर के आधार पर किन चीज़ों के आधार पर आप यहाँ पर सहमत हुए हैं। यदि तो कोर्ट भी इससे सहमत हो जाता है तो आपातकाल को आगे बढ़ाया जाएगा, वरना आपातकाल यहीं पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब बोमई केस के बारे में समझते हैं जो कि केंद्र राज्य संबंधों से लेकर यहाँ पर चर्चा की गई थी। तो बोमई केस में क्या निकल कर आया कि केंद्र राज्य के संबंधों में जो चर्चा की जा रही थी, कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति शासन को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाना चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि जब बोमई केस निकल कर आया था और उसी की बातों को हम देख सकते हैं 44वें संविधान संशोधन ने स्वीकार किया, वह इसको जोड़ा। बोमई केस कहने लगा कि जो न्यायिक समीक्षा की पावर है उसको राष्ट्रपति की जो आपातकाल की शक्ति है इसके तहत लाना चाहिए। यानी यदि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह आपातकाल को जारी कर सकता है
तो न्यायपालिका के पास भी शक्ति होनी चाहिए कि उससे प्रश्न करे, उससे पूछे कि आप किस प्रकार से यहाँ पर आपातकाल लगा रहे हैं, किस प्रकार से यह कानून बनाया गया है, कानून सही नहीं है तो इसको हटाया जाना चाहिए। इस प्रकार की बात कोर्ट को पावर्स देने की बात बम्बई केस में की गई थी। केंद्र को बताना होगा कि वह किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा रहा है। यदि सहमति का कारण बता दिया जाता है तो उसकी आंतरिक जांच नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है, जो भी कोर्ट है उसके द्वारा केवल राष्ट्रपति से यह पूछा जाएगा कि आप क्यों यहाँ पर आपातकाल लगाया जा रहा है। यदि उसके द्वारा कारण बता दिया जाता है और जो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन के लिए जो कारण होता है इससे कोर्ट सेटिस्फाइज हो जाता है तो यहाँ पर बात वहीं ख़त्म हो जाती है। यदि सेटिस्फाइज नहीं होता तो इसकी आंतरिक जांच करने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है। यदि राष्ट्रपति की सहमति गलत पाई जाती है तो आपातकाल हटाकर राज्य को पुनः शक्ति प्रदान कर दी जाएगी और जो सरकार यहाँ पर चली आ रही है वह पुनः एंजॉय कर सकती है, अपना प्रशासन आगे चला सकती है। यदि राज्य किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देता है, दूसरे धर्म की बातों को नकारता है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कम्युनल तौर पर यहाँ पर विरोध किए जाते हैं, राज्य द्वारा इस प्रकार की चीज़ों में सपोर्ट किया जाता है जिससे किसी धर्म को बढ़ावा मिलता है या सौहार्दपूर्ण जो स्थिति हमारे देश की हुआ करती है, जहाँ पर डाइवर्स सोसाइटी होने के कारण विभिन्न राज्य एक साथ मिलकर रहते हैं और यहाँ पर इस प्रकार की बात किसी राज्य सरकार द्वारा की जाती है जिसमें कि सामाजिक हिंसा फैलने की संभावनाएं होती हैं, दो धर्मों के बीच विवादों को फैलाने का प्रयास किया जाता है, तो यहाँ पर आपातकाल को इम्पोज किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा उस राज्य को सार्वभौमिकता के हनन के आधार पर यहाँ पर आपातकाल को लगाया जा सकता है। राज्य विधानसभा को भंग करने से पहले अपना बहुमत सिद्ध करने का भी समय दिया जाता है। यानी अब हम देख सकते हैं कि राज्यपाल के हाथ में शक्ति कब जाती है, जब राज्यसभा जो होती है वह भंग हो जाती है या अपनी बहुमत को खो देती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बार राज्यपाल द्वारा इनसे कहा जाता है कि आप जाइए और जो कि अपना बहुमत है उसको सिद्ध कीजिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से बैठक बुलाई जाती है और वोटिंग कराई जाती है। यदि जो भी पार्टी है वह अपना बहुमत रहता है तो यहाँ पर सरकार वह कंटिन्यू रहेगी। यदि वह अपना बहुमत खो देती है, हाल ही में हमने यहाँ पर देखा कि जो महाराष्ट्र की सरकार थी उससे भी यह कहा गया था कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। इसके पहले ही यहाँ के सीएम जो उद्धव ठाकरे जी हुआ करते थे उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की बातें यहाँ पर होती हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, राज्य विधानसभा को भंग करने से पहले अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, जो कि आप अच्छे से समझ चुके हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार विधानसभा को भंग करना अंतिम विकल्प होना चाहिए। यानी हम देख सकते हैं कि आप किसी भी छोटे से कारण के पीछे किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग नहीं करेंगे। आखिरी विकल्प ऐसा बचता है जब अव्यवस्थाएं बढ़ने लगती हैं, व्यवस्था बनाने का कोई कारण ही नहीं बचता, तो यह एक आखिरी विकल्प होना चाहिए कि आप उसको भंग कर दें और दूसरी सरकार को आमंत्रित करें जो भी बहुमत रखती हो, जो भी सरकार यहाँ पर बनना चाहती हो, या वोटिंग के माध्यम से फिर से चुनाव कराए जाने हैं, तभी इस प्रकार का बात की जाएगी। संघवाद को बनाए रखना एक बहुत ही अच्छा उपाय है। संघवाद को बनाए रखना चाहिए, सौहार्दपूर्ण स्थिति को बनाए रखना चाहिए। ज़्यादातर यह प्रयास करना चाहिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को कि दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ रहें। तो इस प्रकार हमने सारी जानकारियों को जो भी आर्टिकल 356 के अंतर्गत आती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया। एक एक प्रावधानों को आपको अच्छी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार से आप अध्ययन करने के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। और यदि ऐसे बच्चे जो आपके आसपास है इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनको इस प्रकार की जानकारी दीजिए और उनको जो चैनल है उसको ज्वाइन कराइए और उनको इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। आपकी जो बरसात का मौसम वह लग चुका है, इस समय पर आप अच्छे पेड़ लगा सकते हैं जो कि 3-4 महीने के अंदर अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे और एक अच्छे से जो पेड़ लगाने का वो समय है वह चल रहा है उसको आप आसानी से लगा सकते हैं। अपने काम को सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ाइए। आप यदि अध्ययन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास कीजिए
और जैसे ही आप किसी चीज़ का मन बना लेते हैं तो आप आसानी से उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। यदि आप केंद्र राज्य से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और आप वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, आपके संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही जो शिक्षा होती है वह कभी निरंतर नहीं जाती। आप जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे वह आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा। यदि आप किसी एग्ज़ाम को नहीं भी निकालते हैं तो आप इतने एम्पावर हो जाएंगे, किसी के भी सामने आपको झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे आइडियाज़ भी निकल कर आते हैं, जब आदमी शिक्षित होता है तो वह किसी नौकरी की बजाय किसी बिजनेस में चला जाता है और अपना बेहतर अनुभव होने के साथ ही वह उस बिजनेस को आगे बढ़ाता है और करोड़ों रुपए कमा लेता है। तो आपको पढ़ना कभी भी नश्वर नहीं जाएगा, आपको पढ़ना हमेशा ही काम आएगा। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। अपना व्यवहार इस प्रकार से रखें कि लोग आपसे प्रसन्न हों, आपकी गरिमा बनी रहे। धन्यवाद।